वन सेकेंड बहुत बहुत धन्यवाद दुपे सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। डे बाय डे हर वीक आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का प्यार है कि अब हमारी फैमिली 5000 होने वाली है कुछ ही दिनों में। यस, इट विल डेफिनेटली। सो थैंक यू टू यू एंड थैंक यू टू आवर व्यूअर्स एज वेल, जो देख रहे हैं और आपके शो को प्यार भी कर रहे हैं। ग्रेट, थैंक यू। वेलकम वेलकम। चलिए सर, शुरुआत करते हैं। और सर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर दूसरा बंदा आज के डेट में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कैसे इन्वेस्ट करना है, किन चीजों को देखना है, किन पैरामीटर को देखना है, और क्या ग्रोथ स्टोरी है, कैसे करना नहीं करना है। तो सर, जो सबसे पहले जो सवाल है आपसे, सर मेरा सवाल यही होगा कि सर आप इन्वेस्टिंग को थोड़ा अच्छे शब्दों में समझाएं। व्हाट इज इन्वेस्टिंग? ग्रेट। तो ये 40-50 साल पहले जब वॉरेन बफेट एक कॉलेज में जाते हैं और उनको बताते हैं कि भैया जो एक इन्वेस्टमेंट है वहां से भी पैसे कमाए जाते हैं, तो हो सकता है उस समय इतना नॉलेज ना हो। तो ये उसी का एक पार्ट है कि हम कैसे और पैसे कमा सकें। और जो एक बताते हैं, एक चीज होती है नेटवर्थ। तो हमको भी कभी न कभी अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि पिछले साल जो नेटवर्थ थी अब कितनी बढ़ के आ रही है या घट के आ रही है। तो एक कहावत कुछ इस तरह की है कि आप कितना कमाते हो इससे मैटर नहीं करता है, कि आप कितना बचाते हो इससे जो आपकी नेटवर्थ होती है वो मैटर करती है। तो ये सिंपल से शब्दों में है कि ये इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो इन्वेस्टिंग में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है वैल्यूएशन, बाइंग जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे किताब यानी 98% लिटरेचर मिल जाएगा वैल्यूएशन पे और बाइंग पे, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, कब खरीदना है। तो दैट इज पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बाइंग। तो 98% लिटरेचर अवेलेबल, लेकिन बहुत बड़ा जो फोकस है वो बाइंग पर ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ दूसरा जो आता है वो होता है साइजिंग। उस समय आप कितना बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके अंदर करेज था उस समय। अभी रिसेंटली 3 साल पहले जब कोरोना आया था, मार्केट वॉज 40% डाउन, ओवरऑल मार्केट। और जो इंडिविजुअल शेयर्स होंगे वो बहुत ज्यादा डाउन होंगे। तो उसमें आपका कितना करेज था और कितना बड़ा पैसा आपने उस समय लगाया। 2000 मार्च 8 मार्च 2009 मार्केट वॉज एट चीप बॉटम। तो उस समय आपने कितना बड़ा पैसा लगाया। तो साइजिंग मैटर करता है। इसके बाद जो तीसरा आता है इसका नाम है स्विचिंग या सेलिंग। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा कि जो एक पार्ट ऑफ मार्केट है बहुत महंगा हो गया है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा स्विच करके या थोड़ा सा वहां से प्रॉफिट बुक करके कहीं दूसरे एसेट क्लास में लगाना चाहिए। और उसके लिए बहुत बड़ा आपको विज्ञान की जरूरत नहीं है। वहां पर भी आप 3-4 चीजें देख सकते हैं। तो जो सबसे पहला चीज आएगा वो आएगा चार्ट। तो चार्ट आपको बताएगा what you have to sell. See the chart, what you have to buy. This is the role of chart. अनदर चीज उसमें आता है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस में ये चीज बताया जाएगा कि आपका जो पड़ोसी है वो क्या ले रहा है, कौन सा आदमी किस पार्ट में है और कितने लोग उसको ले रहे हैं। तो ये सब कॉमन सेंस है, आपको पता लग जाएगा। करीब 300-400 साल पहले एक वो हुआ था स्कैम काइंड ऑफ, इट्स इट्स नेम इज टूलिप। तो टूलिप एक फूल होता है। यस। सब आदमी उसी को लेके आ रहा है। पहले तो खाली उन्होंने ट्यूलिप फूल बेचा, उसके बाद वो फूल तो चला गया कहीं और को, खाली उसका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आने लग गया। मतलब वो 2-4 रुपए का जो कोई ट्यूलिप का फूल रहा होगा वो पता नहीं लाख लाख तक पहुंच गया। तो कॉमन सेंस। 2009 के मार्च में पैसा लगाना कॉमन सेंस था। अभी कोरोना में भी पैसा लगाना मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से कॉमन सेंस था। अभी हम उसको कितना इंटरप्रेट कर पाए, कितना पैसा लगा पाए, दैट वाज कॉमन सेंस। समथिंग इज कॉल्ड ट्रेंड। अभी जो जो ट्रेंड होगा ये भी आपको बताएगा कि किस तरह का मार्केट चल रहा है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत टेक्निकल हो जाए, बट ये कहीं ना कहीं आपका रोल अदा करता है। इफ यू आर मैनेजिंग योर ओन मनी, अगर किसी और का पैसा मैनेज कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपके पास बहुत थोड़ा बहुत अगर जानकारी भी रखेंगे तो ये भी आ जाएगा। नॉट ए रॉकेट साइंस। सब चीजें हैं जिसमें आपका चार्ट, आपका तो नाम ही चार्ट है, मुकेश चार्ट। द ओके, बैड चार्टिस्ट। बेट चार्ट है। तो वो चार्ट कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि व्हाट यू हैव टू सेल एंड व्हाट यू हैव टू बाय। यस। चार्ट इज ए काइंड ऑफ प्राइस, वन बायर वन सेलर डिटरमाइन द प्राइस। ओके, देन आफ्टर कॉमन सेंस। तो ये सब चीजें आपका इन्वेस्टमेंट में रोल अदा करती हैं और आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाती हैं।
जो ये वारेन बफेट हैं या जो ये चार्ली मंगर हैं, तो ये तो कहते हैं कि जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है, इट इज चैलेंज टू फाइंड आउट द टाइम टू रीड. इफ यू कैन नॉट रीड, कैन नॉट बी अ गुड इन्वेस्टर. तो यू मस्ट टू रीड. ठीक है. फॉर मेकिंग मनी, मनी मेकिंग इज नॉट ए इजी टास्क. तो उसके लिए वो एफर्ट करने ही पड़ेंगे. तो ये सब चीजें उसके पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में भी एक पार्ट हो सकता है कि आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको चार्ट भी देखना है, आपको कॉमन सेंस भी देखना है. व्हाट अदर पीपल, हु आर द पीपल आर इन योर कैंप, एंड हु आर अदर पीपल हु आर नॉट इन योर कैंप, दे आर बाइंग समथिंग एल्स. ओके, दे आर द पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग प्रोसेस. वाओ, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही खूबसूरती से आपने वो सब चीज समझा दिया जो कई वर्षों लग जाते हैं लोगों को समझने में, कि इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिंग, सर कहीं ना कहीं ये मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टिंग इज नॉट इजी. थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, थोड़ा सा चार्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा ट्रेंड नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा विजनरी आपको होना चाहिए. ये सबका कॉम्बिनेशन होगा और थोड़ा सा रीडिंग आपको करना होगा, देन ओनली यू कैन बिकम अ गुड इन्वेस्टर. एम आई राइट? जैसे अभी आपने बताया विजनरी, तो विजनरी होना ही पड़ेगा. ये सब पब्लिक डाटा है, पब्लिश डाटा है कि जब राकेश झुंझुनवाला साहब ने 2000 ईयर में वो लिया था टाइटन, तो ही वॉज सच अ ग्रेट विजनरी. उनको 20 साल बाद का पता लग गया था यस. कि व्हाट टाइटन विल डू, और उनके जो पोर्टफोलियो में सबसे बिगेस्ट जो एलोकेशन है टाइटन का है. यस. थाउजेंड्स ऑफ करोड़. ठीक है. और वो मेरे ख्याल से करीब 100 या 8-10 रुपए में कभी लिया होगा, और वो भी कितना है, 3,000 का रेट है टाइटन. तो इतना मल्टी बैगर बन गया. यस. तो सच काइंड ऑफ विजनरी. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि 8-10 रुपए का होगा और उन्होंने करीबन बहुत लाखों शेयर्स लिए थे. तो पोजीशन साइजिंग, इवन दैट मैटर्स. लोग कहते हैं यार यहाँ पे गिरा, यहाँ पे उठा, बढ़ गया. अरे बढ़ने से क्या हुआ, आपने कितने क्वांटिटी में प्ले आउट किया, इवन दैट मैटर्स अ लॉट, राइट? हो सकता है आपने दैट इज अपने साइकिल. कैपिटल का सिर्फ दैट इज 10% ही यूज किया. यू कैन नॉट बी अ दैट इज बिलीनियर. साइकिल. बट अगर आपने कैपिटल का 90% यूज कर लिया और आपका विजनरी नहीं यहां से भागेगा, अपने सारे आपके सारे चेकआउट मिल रहे हैं, डेफिनेटली यू विल बी अ गुड मनी मेकर, राइट सर? ग्रेट. बिल्कुल बिल्कुल. एक इसमें एक पार्ट आता साइकिल, एक पार्ट आता साइकिल का इसमें. तो तकरीबन जितने सारे बिजनेस हैं, ऑल आर डिपेंड ऑन साइकिल. साइकिल्स, यस. और साइकिल में इस तरह का साइकिल आएगा, आपको पता नहीं पाता कि आप नीचे आओगे या ऊपर रहोगे. ठीक है. तो अगर नीचे हो और आपने यहाँ पर बाइंग कर लिया, एज लाइक 2009 का मार्च, जो कि चीप बॉटम प्राइस था, तो उसके बाद तो ऊपर ही ऊपर है. यू नॉट टू वरी अबाउट दैट. बट अनफॉर्चुनेट कई बार ऊपर के साइकिल में भी आओगे, तो उसके बाद थोड़ा टाइम देना है. तो दिस टाइम विल बी अ हेज. यस, 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 यस. साइकिल को भी आपको पहचानना होगा. ग्रेट 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 ग्रेट. और सर अभी अभी आपने बताया था कॉमन सेंस यूज करना चाहिए. तो जब अभी कोविड का डाउनफॉल हुआ था, तो हमारे बफेट सर भी यही बोलते हैं कि व्हेन पीपल आर लाइक, जब डरते हैं तब आपको इन्वेस्ट करना है, व्हेन दे आर ग्रीडी देन गेट आउट ऑफ इट, राइट? ये उनका परफेक्ट लाइन है, और ये पूरा मैच भी कर रहा था. जब दे आर इन फियर, यू शुड बी ग्रीडी टू बाय दी स्टॉक्स, और वो सही समय होता है टू लाइक. यार बड़े लोग जो कहते हैं, जो पुराने लोग जो कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं. हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू. एट दैट टाइम अगर ये चीज पता लग जाएगा, तो यू विल मेक ह्यूज ह्यूज मनी. और उस समय गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. जैसे आज का जो मार्केट है, अराउंड इट इज अ फेयर वैल्यूएशन मार्केट. ठीक है. जितना सारा आपका वैल्यूएशन का मॉडल होगा, ऑल विल टेल यू इट इज द फेयर वैल्यूएशन मॉडल. लेकिन उस समय का जो मार्केट है, वहां पर अगर आप जो भी ले लोगे, वो सब बढ़ जाएगा. तो गलती करने के चांसेस हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो बहुत कम होंगी. और इस लेवल पे हाईएस्ट मिस्टेक होती है जब मार्केट टॉप पे होता है. बुल साइकिल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो फ्यूचर रिटर्न कम हो जाती है. फ्यूचर रिटर्न वेरी फ्यू पीपल अर्न मनी एट दैट टाइम. यस यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. नहीं सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, मजा आ गया सर. बहुत ही अच्छे से आपने समझाया. चलिए सर, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर. उससे जुड़ा हुआ एक अच्छा सवाल है, बढ़िया टॉपिक है, वेल्थ. हाउ टू क्रिएट वेल्थ अक्रॉस एसेट क्लास. कैसे डिसाइड करें, कैसे क्रिएट करना है एक बढ़िया वेल्थ? तो नंबर एक तो यही है, वैल्यूएशन आपको समझ में आता है. तो अभी जो हम एसेट क्लास की बात करेंगे, जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 डेट बॉन्ड फंड्स, नंबर 3 गोल्ड, और नंबर 4 रियल एस्टेट. ठीक है. रियल एस्टेट भी एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है, और इंडियन का 80-90% पैसा उसमें ही लगा रियल एस्टेट में.
ठीक है। तो अगर एसेट क्लास है तो उसमें बबल भी आएगा, बस्ट भी आएगा, बूम भी आएगा, बोरिंग भी होगा। तो ये 3-4 साइकिल होते हैं उसके एसेट क्लास के। आपको भी याद होगा शायद 2013 का अगर आप देखोगे रियल एस्टेट वो बूम पे था। तो हमारे जो घर के ये फ्लैटों के प्राइस हैं वो 2013 के रेट के अभी नहीं आए हैं। 2013 के जो जो नए बन रहे हैं यहाँ पर वो थोड़ा महंगे हैं, लेकिन जो पुराने मकान यहाँ पर 2013 का रेट अब तक नहीं आया है। जिसने 2013 में अपने घर का वैल्यूएशन किया होगा आज उसको रेट नहीं मिल रहा होगा 10 साल के बाद भी। ठीक है। तो ये है रियल एस्टेट, तो उसमें भी वैल्यूएशन आएगा। और ये जो साइकिल्स हैं साइकिल सारी घूमेंगी और आपको पहचानना है कि, और वही जो कॉमन सेंस है वहां पर यहाँ पर भी लगाना है कि भाई उसका क्या है, कितने लोग खरीद रहे हैं। तो जो जो वो चार्ट है वो आपको ये बता देगा कि कितने लोग इसको खरीद रहे हैं और कितने लोग इसको नहीं खरीद रहे हैं। ओके। अगर किसी को रियल एस्टेट लेना है तो वहां पर एक आता है रेंटल यील्ड। ओके। और एक आता है हाउसिंग लोन का जो आपका इंटरेस्ट रेट है। अगर वो बराबर है, सपोज 1 करोड़ का फ्लैट अगर आपको लेना है और अगर उसका 7 लाख का किराया है एनुअली और 7% का ही इंटरेस्ट रेट है, 7 लाख का अगर हमका ईएमआई जाता है तो वो बराबर मैच कर रहा है, तो उस समय सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसको खरीदने का। लेकिन यहाँ पर जो रेंटल यील्ड इंडिया में आती है एवरेजन 2 या 3% होती है, और जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट आता है वो 7-8-9% आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आ जाते हैं, सपोज 5% का आ गया और 2-3-4% का आपका वो रेंटल यील्ड है, तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है हाउसिंग को खरीदना, रियल एस्टेट भर भर के खरीदना चाहिए उस समय। लेकिन अगर रेंटल यील्ड 2% है, 1% है और आपका हाउसिंग लोन बहुत ज्यादा है, 9-10-11-12% है, तो उसमें एक वाइज थिंग नहीं है रियल एस्टेट को खरीदने का, तो कहीं ना कहीं मिसमैच है। तो ये वाला हो गया गोल्ड के लिए, सॉरी रियल एस्टेट के लिए। गोल्ड हो गया और कैश हो गया, मनी, इसको बोलते हैं रेजिडुअल एसेट क्लास है। अगर आपका इक्विटी महंगा है, डेट भी आपका अच्छा नहीं है और प्रॉपर्टी महंगा है, तो आपको क्या करना है, गोल्ड पैसा डालना है। सिंपल सा तरीका है, यू विल मेक ह्यूज मनी। ओके। कैश भी एक अच्छा है, कैश अपने पास रहना अच्छा है, क्योंकि ना मार्केट एक्सट्रीम से एक एक्सट्रीम पे जाता है, कभी इस एक्सट्रीम पे होता है कभी उस एक्सट्रीम पे होता है। अगर आपके पास कैश होगा तो आप एक, जब बाजार नीचे आता है कहीं पर अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो कैश को, तो कैश भी होना अपने पास बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, और इन एसेट क्लास में अलग अलग समय पर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आती हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और खूब ह्यूज पैसा बना सकते हैं। नहीं नहीं, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे से आपने चारों क्लास समझा दिया। अब सर अगला जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सर मान लीजिए मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो मुझे सर आप मुझे उन तरीकों के बारे में बताइए, 4 वेज ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर डिसेंट रिटर्न। सर एक डिसेंट रिटर्न साइजिंग क्या होता है, कि मैं अगर ये इन्वेस्ट करूं तो हाँ भाई इतना सफिशिएंट रिटर्न है जो मुझे मिल जाएगा, थोड़ा इसके बारे में समझें। 4 ways of investing for decent return which is sufficient for 99% of the investor. Okay. तो एक क्वेश्चन हमारा पिछली बार कभी ऐसा भी था कि मुझे स्टॉक लेना चाहिए, डायरेक्ट स्टॉक लेना चाहिए या किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक इस तरह की कहावत आती है कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग है ना, कुछ समय के बाद मर जाता है, दैट इज ट्रूथ। ठीक है। लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, इसे कोई नकार नहीं सकता है ना। आदमी मर रहा है तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। सेम थिंग विद द स्टॉक। 1990 के जो स्टॉक होंगे आज उसमें रिलायंस को छोड़ के आज कोई भी स्टॉक नहीं है इंडेक्स में, 1990 के या 2000 के। ओनली अभी कुछ नए आ गया, वो जो फैंग वहां पर है नास्डेक में, फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स और गूगल, ये 15-20 साल पहले थे ही नहीं। तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि इंडस्ट्री कैसे बदल रही है, दुनिया कैसे बदल रही है। तो इसलिए उस डायरेक्ट स्टॉक में ये सब रिस्क रहते हैं, इसलिए एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके। ये एक सवाल हो गया। कुछ अलग अलग कंट्री में एक टैक्सेशन का भी आता है। जो डायरेक्ट स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं वहां पर अलग टैक्सेशन होती है, पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर अलग टैक्सेशन होती है। अगर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर डिविडेंड आता है, और डिविडेंड क्या होता है, वो टैक्सेबल होता है। ये थोड़ा सा आपके सवाल से थोड़ा हट के हैं बट रिलेटेड है उससे। नहीं प्लीज। और जो जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है पोर्टफोलियो में, या पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टेड है, तो म्यूचुअल फंड इज ए ट्रस्ट।
वहां पर ये टैक्सेशन नहीं आते हैं, दे आर नॉट सपोज टू गिव सच काइंड ऑफ टैक्सेज। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट स्टॉक से हट के एक म्यूचुअल फंड में आना चाहिए, एक पोर्टफोलियो में आना चाहिए। जब हम किसी पोर्टफोलियो को नापते हैं या कोई रिस्क को नापते हैं, तो रिस्क नापने का जो एक टूल है उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टॉक का बहुत हाई रहेगा एज कॉम्पेयर टू एनी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपके पास ये सुविधा रहेगी कि आप उस स्टैंडर्ड डेविएशन को कितना ही कम कर सको और कितना ही ज्यादा बढ़ा सको। एक दूसरा इसी में एक टूल आता है बीटा। तो बीटा भी आपका पोर्टफोलियो में आपके पास है, कितना नीचे करना है और कितना ज्यादा बढ़ाना है, और जितना पोर्टफोलियो का बीटा बढ़ा सको और जो फर्दर उसके रिटर्न है वो बढ़ के आ जाएंगे। तो ये टूल होते हैं पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो म्यूचुअल फंड है उसको बखूबी यूज कर रहे हैं। ओके, तो हो सकता है ये मेरा बायस भी हो कि जिसको जो चीज सूट करती है उसके लिए वो अच्छा रहता है, तो हम तो बताते हैं कि पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा है बजाय कि एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और अगर आप फिगर देखोगे ना इन्वेस्टमेंट के, तो जैसे पिछले साल का फिगर आ रहा है, करीब 6 लाख करोड़ रुपए लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जबकि जो डायरेक्ट इक्विटी है वहां पर करीब 35,000 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये फिगर भी उसको सपोर्ट करते हैं, इस थ्योरम को, कि जो एक पर्टिकुलर स्टॉक है वो ज्यादा रिस्की होता है, और एक जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है उसमें पैसा बनने की जो प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा है बजाय की पर्टिकुलर स्टॉक के। ओके, और भी कई सारी चीजें ऐसी होंगी कि एक आपने स्टॉक लिया, हो सकता है उसमें कई सालों तक, पिछला जो एक्सपीरियंस है, एक आपने स्टॉक लिया और हो सकता है उसमें कई सालों तक उसमें पैसा ही न बने। अभी जो हो रहा है ना, द स्टॉक नेम इज गुड, नेम इज HDFC बैंक, किसी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बट वो पैसा नहीं बना रहा बहुत समय से, क्योंकि उससे पहले खूब पैसा बन गया उसमें और बहुत बड़ा कंपनी बन गया। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस आ गए कि पैसा नहीं बन रहा है या उसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में। तो इट इज एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ये तो एक बड़ा एग्जाम्पल हो गया, छोटे मोटे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक जो इन्वेस्टर उसका पेशेंस चेक करना पड़ेगा, खुद ही वो उसको ट्राई कर सकता है कि वो उसको कितना ज्यादा एक्सेप्ट करे उस चैलेंज को, ताकि उसमें पैसा बना पाए। लेकिन पोर्टफोलियो में किसी भी पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के जो HDFC बैंक भी होगा तो 7, 8, 10% होगा, उससे ऊपर तो होगा नहीं, लेकिन उसके साथ कुछ और जो स्टॉक होंगे वो पैसा बना के दे रहे होंगे। तो जो ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये 1 ही % लोग होंगे और पैसा कमा रहे होंगे। जो 99% वाले हैं, तो जो हम आगे वाला थ्योरम बता रहे हैं कि कैसे पैसा बनाया जाए, वो सबके लिए अच्छा है 99% के लिए। हो सकता है ये जो 99% वाले हैं उस 1% वाले को बीट कर जाए इस सिंपल स्ट्रेटजी से। तो जो सबसे सिंपल स्ट्रेटजी वो SIP है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें दो तरह के फायदे होते हैं। एक तो क्या है, बहुत सारे लोग इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में नौकरी पेशा वाले हैं, तो नौकरी पेशा वालों की जो इनकम आती है वो मंथली आती है, तो आप मंथली इन्वेस्टमेंट करिए, और जो मार्केट है वो भी ऐसे मूवमेंट करेगा आपका। ओके, तो आपका जो एवरेजिंग है, ऐसे में आप एवरेजिंग कर लोगे, और कहीं ना कहीं अगर वो फंड अगर 10 रुपए से चला और करीब 15-20 साल में उसका रेट अगर 1,000 रुपए हुआ, 1,500 रुपए हुआ, जो आपकी जो एवरेज आएगी वो आएगी 50 या 100 रुपए की। 50 या 100 रुपए के 1,500 की चीज आप 50 या 100 रुपए में खरीद रहे हो, इसका मतलब एवरेज हुआ ना। तो इस तरह का जो जो पिछले जो 15-20 साल से फंड चल रहे हैं उनका इसी तरह का एक्सपीरियंस है। उनका भाव भले ही उनका जो NAV है 1,500 होगी, लेकिन जो आपकी एवरेजिंग है वो करीब 20 या 50 या 100 रुपए की आ रही है। तो ये फायदा है SIP करने का। एक किसी भी एसेट क्लास में टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी एक बड़ी चीज होती है। कोई भी एसेट क्लास, चाहे वो गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, इक्विटीज है, इसमें क्या होता है, बहुत लंबी, क्योंकि ये साइकिल में काम करते हैं, बहुत लंबे समय तो कुछ होता ही नहीं है। तो अगर आपका SIP उस समय जा रहा है, उस समय काल में, तो आपकी टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। ऑल्दो शुरू के 4-5 सालों में आपको लगेगा SIP इज बोरिंग, SIP में कुछ होता ही नहीं है। बहुत सारे आपको वीडियोज भी लोग मेरे को शेयर करते हैं कि यार SIP तो अच्छा नहीं है क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इट इज अ काइंड ऑफ स्टूपिड गेम, ऐसा भी लोग बोलते हैं। लेकिन ये सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद भी इस SIP में उस 1% को बीट करने की पूरी पूरी पोटेंशियल है, पूरा पूरा कैलिबर है। This is the SIP. Okay, I think it is understood. Then after we have some kind of hybrid equity fund. Hybrid.
पिछली बार भी हम बात कर रहे थे। तो हाइब्रिड की जो खूबी होती है ना, इसमें असेट एलोकेशन हो जाता है। इसमें क्या होगा कि कोई भी एसेट क्लास आपका कोई महंगा हो रहा है, कोई सस्ता हो रहा है, तो वो जो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर हैं वो आपको उस तरह के एलोकेट करते रहते हैं। तो आपका जो टैक्सेशन है उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा, और जो आपका इक्विटी या जो एसेट क्लास है वो भी उसका फायदा मिल जाएगा। एक एसेट क्लास में क्या होता है, कौन से एसेट क्लास किस साल आउट परफॉर्म कर जाए ये भी किसी को नहीं पता। ओके, इससे पहले गोल्ड अच्छा पैसा बनाया, 20-25% बना दिया पैसा पिछले 2 साल में ना, लेकिन अभी पिछले 1 साल से कुछ नहीं हो रहा गोल्ड में। कई बार प्रॉपर्टी के रेट भी कई सारे शहरों में 20-25% बढ़ गए प्रॉपर्टी के रेट। तो प्रॉपर्टी भी पैसा बना के दे रहा है, इक्विटी भी पैसा बना के दे रहा है। अभी डेट पैसा बना के नहीं दे रहा, कुछ समय में जैसे यील्ड घटेंगी तो ये भी पैसा बना के देंगे। तो ये जो हाइब्रिड इक्विटी फंड्स होते हैं ये भी वो 99% लोगों के लिए काफी अच्छे रहते हैं। तो आपका जो रिस्क है, आप अपना रिस्क को कम कर सकते हो, और अपना जो रिटर्न है उसको बढ़ा सकते हो पोटेंशियल। इसके बाद जो तीसरा वाला है उसका नाम है असेट एलोकेशन। सपोज आपने कोई एक इक्विटी में ही पैसा लगाया है, तो मेनी टाइम लार्ज कैप सस्ता हो रहा होगा, जैसे आज की डेट में मिड एंड स्मॉल कैप काफी महंगे हैं, तो आप उनको एलोकेट कर सकते हो टूवर्ड्स लार्ज कैप में, या जो भी चीजें सस्ती हैं। या इसको आप किसी सेक्टर वाइज भी एलोकेट कर सकते हो। हो सकता है अभी फार्मा सस्ता है या टेक्नोलॉजी सस्ता है, कोई और जो सेक्टर महंगा है, जो महंगा सेक्टर है वहां से आप कम सस्ते जो सस्ता सेक्टर वहां पर भी आ सकते हो। तो इट इज काइंड ऑफ असेट एलोकेशन। एक लास्ट और है, बहुत सारे लोग इसको आजकल यूज कर रहे हैं, वो है पैसिव फंड्स, लाइक इंडेक्स फंड, ईटीएफ फंड्स। तो ये 4 चीजों को अपना के आप उस 1% या जो 2% के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं आप बीट कर सकते हो, और ये सुपर स्ट्रेटेजी है, और वर्ल्ड ओवर ये रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रेटेजी है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। मैं तो कहूंगा सर ये सिंपल एंड सोबर स्ट्रेटेजी है यार, नॉर्मल सा है, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा पेशेंस, और थोड़े से आप जैसे लोगों का अगर थोड़ा सा सलाह मिल जाए तो डेफिनेटली 99% वाले भी बीट कर सकते हैं वो 1% वालों को। बिल्कुल से, बिल्कुल से, बहुत बढ़िया। बट वही है कि सर आज के डेट में लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोग ये सब स्ट्रेटेजी छोड़ के वो पर्टिकुलरली वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, भले उनको आता पता कुछ भी नहीं है, और फिर वहां से पैसे बड़े बड़े नहीं तो घट जाते हैं। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा, और आपने पूरे मेरे जो 3 क्वेश्चंस थे बहुत ही अच्छे से समझाया ना। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आया होगा। और गाइज आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है, प्लीज गो एंड प्लीज आप अपने सवाल पूछो। अगर आप हमारे वेबसाइट में जाओ, वहां पे फॉर्म ओपन है, वहां पे जाओ, वहां पे फिलअप करो, या फिर आप कमेंट में आके सवाल पूछो। दुपे सर बैठे हुए हैं, हर हर हफ्ते हम आते हैं। लास्ट वीक नहीं आ पाते क्योंकि मेरा हेल्थ इशू चल रहा था थोड़ा सा, सर को मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। बट यस, कहीं ना कहीं दिस इज अ वेरी गुड शो जहां पे सर रेगुलर आ रहे हैं हमारे साथ। हम कुछ अच्छे टॉपिक्स को लेके बात कर रहे हैं, सर भी आइडिया देते हैं, मुकेश चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं, उस टॉपिक पे बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये शो सर को डेडिकेटेड है, सर आप लोगों को समझा रहे हैं। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट दिस शो। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक चलिए, यू। बढ़िया लगा सर, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। सर मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए टॉपिक के साथ, फिर लोगों के साथ बात करेंगे। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू वेरी थैंक मच।